राजकीय महाविद्यालय बूंदी, बीए प्रथम वर्ष। हिंदी कथा साहित्य, उपन्यास, उद्भव और विकास, ये हमारा अगला चैप्टर है। हम पिछली बार कहानी का उद्भव और विकास देख चुके हैं। अब हम नया चैप्टर खोल रहे हैं और दोनों ही कथा साहित्य का पार्ट है। कथा साहित्य जब कहा जाता है तो उसमें शामिल है कहानी और उपन्यास। साहित्य के विद्यार्थियों को ये बखूबी मालूम होना चाहिए कि कथा साहित्य किसे कहते हैं। कथा साहित्य का मतलब होता है हिंदी साहित्य की विधाओं में जिसमें कथा तत्व होता है, उसमें उपन्यास और कहानी शामिल होती है। अब तक आप देख चुके हैं कथा साहित्य में प्रेमचंद पूर्व व उत्तर रूप में देखते रहे हैं। कहानी और उपन्यास में समानता रही है। कहानी और उपन्यास के रचनाकारों में भी समानता रही है। दोनों में साम्यता अधिक है सिवाय छोटे बड़े के। कहानी लघु होती है मोटे तौर पर, तो उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत होता है। कथा साहित्य के ये दोनों रूप, दोनों में प्रेमचंद सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं। तो कथा साहित्य के बतौर आप कहानी के बारे में जान चुके। अब हम उपन्यास जो इकाई 3 में शामिल है, उपन्यास का नाम है चित्रलेखा और लेखक यानी उपन्यासकार है भगवती चरण वर्मा। इकाई 3 में समग्र रूप से उपन्यास के बारे में सवाल आएगा और पूरी तरह से पूरी तीसरी इकाई में उपन्यास चित्रलेखा पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आप समझ सकते हैं इकाई 3 में जो भी कुछ सवाल होने हैं, इकाई 3 अनिवार्य होगा जिसमें प्रश्न और व्याख्याएं आएंगी और उसमें चित्रलेखा ही आपको पढ़ना होगा। समग्रतः जो करीब करीब 250 पेज का है। और इकाई 4 में हिंदी कहानी जो इकाई 1 और 2 में पाठ्यक्रम में पूरी तरह से शामिल है, वो पुनः इकाई 4 में कहानी और उपन्यास दोनों का इतिहास होगा, जिसको आप अभी पढ़ रहे हैं। और पिछले व्याख्यान में कहानी के बारे में पूरी तरह से 12 व्याख्यान कहानी पर हो चुके। अब आप उपन्यास के बारे में देखेंगे। कहने का आशय यह हुआ कि इकाई 4 के बारे में आप इस समय लगातार व्याख्यान सुन रहे हैं। आधा इकाई का हिस्सा यानी इकाई 4 का आधा हिस्सा कहानी के बारे में आप जान चुके हैं इतिहास के बतौर। अब हम प्रवेश करते हैं उपन्यास का इतिहास में। इकाई 5 में कहानी एवं उपन्यास विधा का स्वरूप एवं तत्व। तो आज आप उपन्यास के बारे में, उपन्यास विधा क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर क्रमशः सीडी दर सीडी जब आगे बढ़ेंगे तो उपन्यास का इतिहास भी आपको पढ़ने को मिलेगा। सहायक ग्रंथों में कहानी, नई कहानी जो डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखित आलोचनात्मक पुस्तक है, लोक भारती द्वारा प्रकाशित इलाहाबाद से। हिंदी कहानी के बारे में और भी अगर जानना चाहेंगे तो हिंदी कहानी अंतरंग पहचान डॉक्टर रामदरस मिश्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से प्रकाशित हो चुकी है। और उपन्यास के बारे में और भी जानना चाहें और मैं भी जो कुछ बता रहा हूं उसका भी संदर्भ ग्रंथ है हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा, डॉक्टर रामदरस मिश्र, राजकमल से।
कहानी के बरक्स उपन्यास को और किन किन नामों से जानते हैं, यह पहला सवाल, एक जमीनी सवाल आपको समझ लेना चाहिए कि उपन्यास जिसे कहते हैं, अधिकांश छात्र छात्राएं कहानी का नाम सुन चुके हैं, उपन्यास भी कभी कभार सुना होगा, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि जब भी मैंने सवाल किया उपन्यास के बारे में, तो अधिकांश विद्यार्थियों ने पॉजिटिव कभी भी नहीं बताया कि उन्होंने कोई उपन्यास पढ़ा है। कहानी पढ़ी है, कहानी इसलिए पढ़ी है कि प्राथमिक विद्यालय से कहानी या कविताएं पढ़ाई जाती है, पाठ्यक्रम में शामिल रहती है, लेकिन उपन्यास या तो कभी 11वीं 12वीं में मिलता था, अन्यथा एमए में मिलता है, लेकिन इधर कोटा विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष में यह उपन्यास शामिल किया गया है। ऐसे में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उपन्यास के बारे में समझें, जानें, उसकी परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, और उसको अन्य किन किन नामों से पहचानते हैं, किन नामों से जानते हैं। नवल कथा, गुजराती में इसे नवल कथा कहते हैं, मराठी में कादंबरी कहते हैं, और बंगाल में इसे उपन्यास कहते हैं, तो तमिल में इसे व्याख्यान के नाम से जानते हैं, और अंग्रेजी में गल्फ भी कहते हैं। तो इस तरह से उपन्यास को, जिसे नोवेल इंग्लिश में कहा जाता है, उसे हिंदी में उपन्यास कहते हैं, और बंगाली में भी उपन्यास कहा जाता है। इस तरह से हम जिस विषय को, जिस विधा को यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उसको इन नामों से अन्य प्रांतों में, अन्य भाषाओं में पहचानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जो हिंदी भाषा भाषी है, वहां उपन्यास के रूप में, वो बंगाल में भी इसे उपन्यास ही कहा जाता है। अर्थ क्या है उपन्यास का? तो उपन्यास का अर्थ, या किसी भी विधा के बारे में जब बात की जाती है, तो उसका अर्थ और परिभाषा से शुरुआत करते हैं, ताकि हम उसकी जड़ों तक जा सकें, जमीनी तौर पर उसे समझ सकें। तो इसका सीधा सा अर्थ संधि विच्छेद करने पर उपन्यास, उप प्लस न्यास, उप समीप रखी गई कोई वस्तु। इससे क्या मतलब निकला? तो मतलब निकालते हैं उपन्यास का संधि विच्छेद करके उप प्लस समीप, यानी उपन्यास। तो इसका अर्थ निकल के आता है मनुष्य के सबसे अधिक निकट रखी वस्तु, या जो कोई उसके निकट हो सकती है, वह वस्तु, समाज, पात्र या रचना। तो उपन्यास में समाज होता है, और उपन्यास के उस समाज में मुख्य रूप से पात्र होते हैं। वो पात्र पाठक जिसे पढ़ता है उसके सबसे नजदीक हुआ करते हैं। तो इस तरह से वो ये समझता है कि ये तो मेरा परिचित है, रिश्तेदार है, परिवार का हिस्सा है, इतना नजदीक लगता है, इसलिए उसको उपन्यास नाम, जिसका अर्थ समीप की चीज, कहा गया है, जिसमें अपने ही जीवन का प्रतिबिंब हुआ करता है। उपन्यास की परिभाषा आप देख सकते हैं कि कई विद्वानों ने, साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने इसकी परिभाषा दी है। उपन्यास सम्राट जिसे हम पहचानते हैं, प्रेमचंद, उन्होंने इसी के अनुरूप एक परिभाषा रची, और उन्होंने कहा मानव चरित्र का चित्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उपन्यास को? आपको हमेशा याद रह सकता है, मानव चरित्र का चित्र, जिस तरह से चित्रकार चित्र बनाता है, वो साक्षात दिखाई देता है, इसी तरह का चित्र सा है। और किसका चित्र है? मानव का, यानी मनुष्य का। आगे भी बड़े रचनाकार रहे, कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, उन्होंने उपन्यास की परिभाषा दी।
व्यक्ति की परिस्थिति के साथ संबंधों की अभिव्यक्ति मानते हैं। कैसे? व्यक्ति की परिस्थितियां होती है, हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति होती है, परिस्थिति के अनुसार उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, सामना करता है, उसमें जो संबंध वो निभाता है एक दूसरे से, उनकी जो अभिव्यक्ति पात्रों के द्वारा होती है उपन्यास में बड़े विस्तार से। दूसरे रचनाकार डॉक्टर देवराज उपाध्याय, जो उपन्यासकार भी रहे, उपन्यास गद्य साहित्य का अन्यतम रूप है, यानी गद्य विधा में लिखा जाता है और इसका अति महत्वपूर्ण रूप है ये, जिसका आधार कथा है। और कथा भी कैसी? चाहे मनुष्य या मनुष्यतर जीव या निर्जीव, प्रकृति की सच्ची हो या कल्पित कहानी, दोनों ही तरह की हो सकती है, दिखाई पड़ती है। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार उपन्यास की परिभाषा है, उपन्यास मनुष्य जीवन के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। इसे आप गौर करेंगे कि ये एकदम वही नहीं होती जो आप आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, बल्कि वो काल्पनिक होती है। इसलिए कोई भी पात्र आपको समाज में, किसी मोहल्ले में, किसी शहर में हूबहू नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी यथार्थ कहानी नहीं, वो काल्पनिक कहानी है। आलोचक और इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल, जिनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, वो उपन्यास के बारे में क्या कहते हैं, आलोच की दृष्टि से भी निगाह मारते हैं। मानव जीवन के अनेक रूपों का परिचय करना उपन्यास का काम है। यह उन सूक्ष्म घटनाओं को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न करता है जिससे मनुष्य का जीवन बनता है, जो इतिहास की पहुंच से बाहर रहा करता है। यानी इतिहास में जो कुछ लिखा जाता है ठीक वैसा ही नहीं होता, उसकी पहुंच में, इतिहास की पहुंच से जो बाहर रह जाता है, उस मनुष्य को आप उपन्यास में बखूबी देख सकते हैं। इस तरह से आप उपन्यास की परिभाषाओं को, हमने कुछ चंद परिभाषाएं अभी सुनी, देखी और समझी। अभी कुछ चंद परिभाषाएं और बच गई है, हम उन पर भी रोशनी डालेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद अगले व्याख्यान में आप सुन सकेंगे। अभी आप जान रहे हैं कि उपन्यास क्या है। दरअसल उपन्यास को इन चंद परिभाषाओं में प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल ने जो परिभाषाएं दी है, वो लगभग उपन्यास में खरी उतरती है। जब प्रेमचंद इसे जीवन, मनुष्य जीवन का चरित्र ही कहते हैं और उसका एक तरह से चित्र है, जिस चित्र के रूप में आपके सामने साकार कर देता है उपन्यासकार। उपन्यास में और क्या होता है, उपन्यास के पाठक आपको जान करके आश्चर्य होगा और प्रसन्नता होगी कि आप भी अब एक उपन्यास के पाठक बनने जा रहे हैं। तो आपके उपन्यास का नाम है चित्रलेखा, जिसे आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। उसको ही समझने के लिए, उसके बारे में आपकी अच्छी जानकारी हो, आपकी समझ बढ़े और ये समझ सकें कि उपन्यास कोरी विधा नहीं है, ये केवल परीक्षा में पास होने मात्र के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन का हिस्सा हो सकती है। आपका जीवन बदल सकता है। किस तरह से बदल सकता है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं 2-2.5 मिनट आपका इस विषय पर लेकर के आपकी जिज्ञासा बढ़ा सकूं। आप में ये जिज्ञासा पैदा हो जानी चाहिए कि हिंदी साहित्य, जो हर भाषा में, अपनी भाषा में साहित्य होता है, हर विधा में होता है, लेकिन सबसे अधिक समझने के लिए और जीवन पर असर डालने वाली विधा है
उपन्यास, जिसमें समाज या परिवार एकदम साकार होता है, परिलक्षित होता है, और इसके पाठक दुनिया में सर्वाधिक पाए जाते हैं। हर वर्ष दर्जनों उपन्यास लिखे जाते हैं हर भाषा में। इस तरह से आप उपन्यास के पाठक बन करके, अगर दुनिया में इतने पाठक है तो यूं ही नहीं है, उनको उससे पढ़ने के बाद अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में आने वाली उथल पुथल समस्याएं, उनसे जूझने की प्रेरणा ये उपन्यास दिया करता है। क्योंकि उपन्यास में एक नायक होता है और कई ढेर सारे पात्र होते हैं। उन पात्रों से वो नायक मशक्कत करते हुए, संघर्ष करते हुए एक रास्ता बनाता है और जीवन में जद्दोजहद करते हुए, संघर्ष करते हुए एक मकाम हासिल करता है। यही चीज जो नायक के साथ घटित होती है, वो हमारे साथ, हर एक व्यक्ति के साथ, हर पाठक के साथ घटित होती है। बेशक उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन इतना अंतर नहीं होता, इतना अंतर नहीं होता कि वो कोई काल्पनिक पात्र लगे। बेशक वो काल्पनिक पात्र भी होता है, लेकिन उसमें इतना यथार्थ होता है कि वो आपके नजदीक लगता है, जिससे इस विधा का नाम रखा गया है उपन्यास। उसका अर्थ ही है कि ये वो है जो इसमें आप पढ़ेंगे, जिस समाज को देखेंगे, जिन पात्रों को से आप रूबरू होंगे, वो आपके आसपास के लगेंगे। आस पे आपके आसपास होने वाली घटनाएं आपको इसमें दिखाई सुनाई पड़ेगी और आप उससे बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं। हो सकता है आप जिन समस्याओं से जूझ रहे हो, वो नायक भी कुछ उसी तरह के रास्ते पर बढ़ रहा हो, या गलत रास्ते पर जाते जाते फिर किसी घटना के बदौलत उसे सही रास्ता मिल गया हो। और ये पक्का है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, परेशानियां आती है, विकट संकट के ऐसे मोड़ आते हैं कि तब कई लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं। वहां पर ऐसे पात्र, ऐसी विधाएं, ऐसे उपन्यास हमें वापस जीवन जीने के लिए अगर प्रेरित कर देता है, कई जीवनों में रोशनी ला सकता है, तो इसलिए उपन्यास को हम एक जरूरी विधा के रूप में देखते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए। शेष बचे पार्ट को हम अगले हिस्से में